नमस्कार। आज हम बात करेंगे भरण पोषण के संबंध में क्या विधि है इस विषय पर। ये भरण पोषण क्या है, इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा किसी विधि में नहीं दी गई है, लेकिन सामान्य रूप से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर जो उसके आश्रित हैं, उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, उनकी खान पान, कपड़े, इलाज, रहने की व्यवस्था करना, ये कुल मिलाकर के भरण पोषण के अर्थ के अंतर्गत आता है। तो जब लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने दायित्वों से बचते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कानून हमारे देश में बनाए गए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मुस्लिम समाज के लोगों के भरण पोषण की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में जो पूरे भारत में लागू है, उसमें भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। उसमें कोई भी व्यक्ति जो अपनी पत्नी, बच्चे या माता पिता जो कि अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, अगर वह उनका भरण पोषण नहीं करता है तो इस धारा के तहत उसे भरण पोषण करना होगा। इस संबंध में एक शाहबानो का केस है, जिसमें वो मुस्लिम स्त्री थी और उसे भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दिया गया था। इस आदेश का काफ़ी सामाजिक तौर पर विरोध हुआ, तो उसके लिए सरकार को एक नया कानून बनाना पड़ा, जिसका नाम था मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान ये था कि अगर कोई अपनी स्त्री को, पत्नी को तलाक दे देता है तो इद्दत की अवधि तक उसको भरण पोषण देगा, इसके बाद वो भरण पोषण उसको नहीं देगा। ये उनका पर्सनल लॉ का प्रावधान था। अब इस कानून में उन्होंने क्या किया कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी स्त्री को तलाक देता है तो इद्दत की अवधि तक वह उसे भरण पोषण देगा, और इसके बाद वो रिश्तेदार देंगे जिन पर वो आश्रित है, और अगर ऐसे रिश्तेदार नहीं हैं तो राज्य वक्फ बोर्ड उस स्त्री के भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। तो ये रहा 1986 का कानून। एक नया कानून अभी 2019 में बना, जिसमें एक साथ 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया। इसका नाम है मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें एक साथ अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक देता है तो वह तलाक इस अधिनियम की धारा 3 के तहत अवैध होगा, मान्य नहीं होगा। धारा 4 में ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 5 में भरण पोषण की बात कही कि अगर वो तलाक देता है तो उसे भरण पोषण भी देना होगा। तो ये रहा मुस्लिम लॉ के संबंध में। और अब हम बात करेंगे बाकी लोगों पर क्या कानून लागू है। उसके विषय में भी हम फिर वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पर आते हैं, जिसमें हिंदू समाज की स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को भरण पोषण दिया जा सकता है। तो एक तो ये व्यवस्था है। दूसरा है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। इसमें इसकी धारा 18 में अगर कोई पुरुष, हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को बिना कारण, बिना उसकी सहमति के, उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने से पृथक कर देता है, या वह क्रूरता करता है, या उसे कुष्ठ रोग है, या उसको दूसरी पत्नी रखता है, या कोई बाहरी स्त्री वो अपने पास रखता है, तो ऐसी स्थिति में, या फिर वो हिंदू ही नहीं रहता, धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे उस स्त्री को भरण पोषण देना होगा। इसी अधिनियम की धारा 19 में
अगर कोई स्त्री, हिंदू स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके रिश्तेदार, माता पिता, पुत्र या पुत्री उसे भरण पोषण करेंगे, और अगर ये नहीं करते हैं तो उस विधवा स्त्री के ससुर उसका भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी होंगे। धारा 20 कहती है कि हिंदू व्यक्ति, हिंदू पुरुष किसी धर्मज, अधर्मज, बच्चे, वृद्ध या शिथिल माता पिता को भरण पोषण करना होगा। अब इसमें धर्मज, अधर्मज बच्चे क्या हैं? जो वैध शादी से उत्पन्न बच्चे हैं वे धर्मज हैं, और जो अवैध शादी से उत्पन्न बच्चे हैं वो अधर्मज हैं। तो वो चाहे वैध शादी से पैदा हुए हों चाहे अवैध शादी से पैदा हुए हों, उनको भरण पोषण देना होगा। वृद्ध माता पिता और शिथिलांग माता पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी भरण पोषण उसे देना होगा। इसी अधिनियम की धारा 22 में आश्रितों के भरण पोषण की व्यवस्था है। आश्रित कौन है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी जमीन किसी को मिल गई, उसकी संपत्ति किसी व्यक्ति को मिल गई, तो जिसको वह संपत्ति मिली है वह उस मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करेगा, बशर्ते मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में आश्रितों को कोई हिस्सा ना मिला हो। अगर वो सारी संपत्ति उन्हें मिल गई है या उसमें से कुछ हिस्सा मिल गया है तो ऐसा व्यक्ति उनका भरण पोषण करने के लिए दायी नहीं है। और एक अन्य कानून है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें भी भरण पोषण का प्रावधान है। इसमें धारा 24 ये कहती है कि यदि कोई हिंदू पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कोई वाद लाते हैं, चाहे वो विवाह विच्छेद का वाद हो, चाहे वैवाहिक कर्तव्यों के निर्वहन का वाद हो, कोई भी ऐसा वाद जो इस अधिनियम के तहत लाया गया है, तो उस वाद का जो खर्चा है और उस पक्षकार जिसके विरुद्ध वाद लाया गया है उसके वाद व्यय का खर्चा और उसके भरण पोषण का खर्चा दूसरा सक्षम पक्षकार देगा। यानी इसमें अगर पत्नी सक्षम है, पति अक्षम है तो पत्नी पति को देगी, और पति सक्षम है, पत्नी अक्षम है तो पति पत्नी को देगा। ये धारा 24 के तहत जो भरण पोषण है ये उस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ही मिलेगा, और जैसे ही वो केस डिसाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर इस धारा के तहत उसका भरण पोषण और बाद का खर्चा बंद हो जाएगा। इसके बाद इसी अधिनियम की धारा 25 कहती है कि हिंदू पति या पत्नी दोनों में से कोई भरण पोषण करने के लिए अक्षम है अपना, तो दूसरा सक्षम पक्षकार उसका भरण पोषण करेगा। ये स्थायी व्यवस्था है इसमें, और इसमें उसे भरण पोषण मिल सकता है। अब हम बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 की। विशेष विवाह अधिनियम 1954 जिसको हम लोग कोर्ट मैरिज बोलते हैं, इसी के तहत कोर्ट मैरिज होती है। इसमें कैसे होती है कोर्ट मैरिज? इसमें एक ही धर्म के स्त्री पुरुष या विभिन्न धर्मों के स्त्री पुरुष जिले के विवाह अधिकारी को एक आवेदन पत्र देते हैं, और वह विवाह अधिकारी उस आवेदन पत्र की जांच करके साक्ष्य ग्रहण करने के बाद उन दोनों के विवाह को पंजीकृत कर देता है। इसे विशेष विवाह या कोर्ट मैरिज कहते हैं। इस अधिनियम की धारा 37 में भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट मैरिज किया है यानी विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह किया है, तो ऐसे में भी जो अक्षम पक्षकार है वह भरण पोषण पाने का अधिकारी होगा। इसके अलावा एक और कानून है घरेलू हिंसा से
महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा, ये कानून बनाया क्यों गया? ये कानून इसलिए बनाया गया कि अब तक जितने हमारे पास कानून थे वो विवाहित स्त्री को प्रोटेक्शन देते थे, लेकिन घर में बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं, बहनें हैं, ननदें हैं, सास हैं, जिठानी हैं, देवरानी हैं, कोई भी होगा, उनका भी अगर कोई उत्पीड़न करता है, उनके साथ घरेलू हिंसा करता है, तो ऐसी स्त्री को भी, किसी को भी भरण पोषण इस अधिनियम की धारा 20 के तहत दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा उसमें? जैसे मान लीजिए किसी स्त्री के साथ हिंसा की गई घर में, स्त्री मानी कोई भी स्त्री, और वो बेचारी वहाँ से घर छोड़कर चली गई, वो वहाँ कुछ सिलाई इलाई करके दुकान करके अपना कुछ गुजारा भत्ता करती थी, तो उससे जो नुकसान हुआ उसको अपने व्यापार से, वो उसको जिसने उसे निकाला है उसे देना होगा, उसकी चिकित्सा व्यय देना होगा, उसकी अगर कोई संपत्ति का विनाश हो गया है वो भी देना होगा, और उसके बच्चों का और उसका भरण पोषण भी करना होगा। इसके अलावा भरण पोषण का एक और कानून है, माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। इसमें माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण की बात कही गई। इसमें धारा 4 में कहा गया है कि माता पिता दादा दादी अपने बच्चों से भरण पोषण ले सकेंगे, और उन लोगों से भरण पोषण ले सकेंगे जिन्होंने उनकी संपत्ति प्राप्त की है, और अगर ये दोनों नहीं हैं तो सामाजिक संगठन को आदेश दिया जाएगा कि वे सामाजिक संगठन ऐसे माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करेंगे। अब हम इस बात पर आते हैं कि क्या जितने कानून हैं उन सब में भरण पोषण का अधिकार है, तो क्या हम सब कानूनों के तहत भरण पोषण पा सकते हैं एक साथ में? ये थोड़ा संशय का विषय है कि इस पे हम सभी कानूनों के तहत भरण पोषण पा सकते हैं या फिर किसी एक कानून के तहत एक बार में भरण पोषण पा सकते हैं। तो इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, और वो केस है रजनीश बनाम नेहा, 4 नवंबर 2020 को ये निर्णीत हुआ। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई आवेदक किसी कानून के तहत पहले से ही भरण पोषण पा रहा है और वो दूसरे कानून के तहत प्रार्थना पत्र देता है, तो दूसरे कानून के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र में ये देखा जाएगा कि पहले जो उसे भरण पोषण पहले कानून के तहत मिल रहा था, क्या वो पर्याप्त था कि नहीं। अगर वह पहले प्रार्थना पत्र में, पहले आदेश में उसे जो भरण पोषण मिल रहा था वो पर्याप्त है, तो फिर अब उसे और कोई भरण पोषण देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर पहले से मिल रहा भरण पोषण पर्याप्त नहीं है तो कितना और दिया जा सकता है, उसका जो बैलेंस है उसके भुगतान का आदेश दूसरे आवेदन पत्र में किया जा सकता है। अब बात आती है कि भरण पोषण कितना दिया जाए। इसमें जो मांगने वाला भरण पोषण है वो बहुत सारे खर्चे दिखाता है, मेरे इतने खर्चा है, ये है, दवाई में इतने लगते हैं, बच्चों की पढ़ाई में इतने लगते हैं, किराए का मकान है उसमें किराया इतना जाता है, बहुत सारी रसीदें लगा देते हैं। और दूसरे पक्षकार जिससे भरण पोषण मांगा जा रहा है उसकी बहुत सारी आमदनी दिखा दी जाती है कि इस पे इतनी आमदनी है, इस पे खर्चा कुछ भी नहीं है, ऐसा है, इतना खेत है, ये सब उसमें दिखाया जाता है। तो वो तय नहीं हो पाता कि उस पर कितना भरण पोषण दिया जाए। इसके लिए इसी मामले में, रजनीश बनाम नेहा के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भरण पोषण के आवेदन पत्र के साथ दोनों पक्षों को शपथ पर ये घोषणा करनी होगी कि उनकी आमदनी कितनी है और उनके खर्चे कितने हैं, और उस घोषणा पत्र के आधार पर जांच करने के बाद एक समुचित राशि निर्धारित की जाएगी
और वही राशि उसे भरण पोषण में दी जाएगी। उस घोषणा पत्र में उन्हें ये लिखना होगा कि उनकी कुल आमदनी कितनी है, दोनों पक्षों की, उनकी शिक्षा कितनी है, उनके पास संपत्ति कितनी है, रहने के लिए कैसा मकान है, वो किस प्रकार की दोनों पक्षकार नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, कोई व्यापार करते हैं या नहीं करते हैं, या उन दोनों पक्षकारों के कितने आश्रित हैं। ये पूरी विस्तृत घोषणा शपथ पर करनी होगी। उसके बाद ही उनकी भरण पोषण की राशि का निर्धारण किया जा सकेगा। अब हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि क्या कभी भरण पोषण देने से मना किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तो किन आधारों पर भरण पोषण नहीं दिया जा सकता या भरण पोषण पाने वाला व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं रहता है? इसके लिए 4-5 बिंदु हैं। सबसे पहला ये है कि जो भरण पोषण पा रहा है, अगर वो अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम हो गया, मान ली उसकी नौकरी लग गई है या उसका बिजनेस चल पड़ा है, तो फिर उसे भरण पोषण आगे नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि दोनों पक्षकारों में सहमति हो गई है कि नहीं, अब कोई बात नहीं, अब हमें भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कमाओ खाओ, हम अपना कमाएंगे खाएंगे, तो फिर भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात है कि दोनों पक्षकारों में ये तय हो गया कि भाई हम एक मुश्त राशि तुम्हें दे देते हैं, इसके बाद हम मंथली भरण पोषण नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा समझौता होने पर भी फिर भरण पोषण नहीं मिल सकता। चौथी बात है कि अगर कोई स्त्री भरण पोषण पा रही है और वो भरण पोषण पाने के दौरान अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाती है, व्यभिचार इत्यादि में लिप्त हो जाती है, तो ये तथ्य अगर दूसरा पक्षकार सिद्ध कर देता है तो उसका फिर भरण पोषण नहीं मिलेगा। अगला बिंदु है कि जो स्त्री भरण पोषण पा रही है, अगर वो किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, यानी पुनर्विवाह कर लेती है, तो भी उसको जो पहले से मिल रहा भरण पोषण उसका बंद कर दिया जाएगा। तो ये रही भरण पोषण पर एक समुचित वार्ता। इसके संबंध में अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं ये वीडियो जनहित में सबके लाभ के लिए डाल रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और अगर आप कोई सवाल करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे निराकृत करूँ। और धन्यवाद। जय हिंद।